नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी मुनाफे के इस खास पेशकश में मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपके जो रणनीति बनानी है कमोडिटी मार्केट में उसमें मदद करेंगे। मनोज जैन है हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से। फालूदी ट्रेडर से हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे, जिनसे हम स्पाइसेस मार्केट का ट्रेंड जानना चाहेंगे। साथ ही S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के कुछ अहम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ अगले आधे घंटे में होंगे, जिनसे हमने खास बातचीत की है वो क्रूड मार्केट को लेकर, कोल प्राइसेस को लेकर, और साथ ही एक हेज फंड के CIO भी हमारे साथ होंगे। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी आज मुनाफे की मंडी में। लेकिन सबसे पहले फटाफट से आज टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कल जहां पर दोनों ही काउंटर में शाम के सत्र में मुनाफा वसूली दिखी थी, आज यहां पर खरीदारी वापस लौटती दिख रही है। करीब करीब 200 रुपए की मजबूती MCX पर सोने में दिख रहा है। चांदी की बात करें तो 500 रुपए की मजबूती दिख रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $200 के ऊपर है, $25 के आसपास कॉमेक्स पर चांदी ट्रेड कर रही है। क्रूड की बात करें तो कल 4% तक टूटने के बाद आज इंटरनेशनल मार्केट में हल्की रिकवरी है, लेकिन MCX क्रूड आज भी करीब 2% नीचे है, 6100 रुपए के नीचे भाव है। नेचुरल गैस की बात करें तो कल भारी गिरावट के बाद यहां पर आज हल्की तेजी MCX पर दिख रही है, 190 रुपए के नीचे MCX पर नेचुरल गैस। कॉपर की बात करें तो यहां पर भी आज दबाव है, 734 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। करीब करीब 0.5% की गिरावट MCX कॉपर में देखने को मिल रहा है। बाकी मेटल के काउंटर चाहे एल्युमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो, यहां पर भी आधे से 1% तक की गिरावट दिख रही है। अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में तेजी कहां है? वो है जीरे में। जीरा 2% ऊपर है, 41,500 रुपए के करीब जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया की बात करें तो आज यहां पर वापस से दबाव है, 6,400 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। लगातार यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। हल्दी की बात करें, यहां पर भी कमजोरी है, 1% से ज्यादा नीचे हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है, 6,700 रुपए के नीचे हल्दी ट्रेड कर रहा है। ग्वार की बात करें तो ग्वारसीड और ग्वारगम कल तेज गिरावट दिखी, वो गिरावट आज भी कंटिन्यू होती जा रही है। ग्वारगम का वायदा 10,700 और ग्वारसीड का वायदा 5,450 रुपए पर आ गया है। इसबगोल नया काउंटर 19 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज देखे आज यहां पर दबाव है। हालांकि भाव रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है, लेकिन आज वायदा में दबाव दिख रहा है। आधे % की कमजोरी के साथ इसबगोल का वायदा NCDX पर ट्रेड कर रहा है, 24,700 रुपए के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। चलिए, तो ये कुछ 10 बड़ी बातें जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल की बात करेंगे, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से कमजोरी बनी है, सिर्फ 2 हफ्ते में 11% तक दाम टूट चुके हैं और इस हफ्ते भी करीब करीब 4 से 5% तक की गिरावट आ चुकी है। मनोज जी, 6,100 रुपए के नीचे MCX पर क्रूड का भाव है, क्या करना चाहिए फ्यूचर्स में? अगर कोई ऑप्शंस में कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार इस्मान जी, बिल्कुल यहाँ पे कच्चे तेल में कल भी भारी गिरावट देखने को मिली थी और कीमतें एक महीने के निचले स्तरों पर इंटरनेशनल मार्केट में फिसलती हुई नजर आई थी। हमने WTI को $75 और ब्रेंट को $78 के नीचे कल फिसलते हुए देखा और भारतीय बाजारों में भी कीमतें जो है वो कल 6,200 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई थी। जिस तरह से यूएस में फिर एक बार रिसेशन को लेकर के चिंताएं हैं, साथ ही फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है, तो उसके चलते यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और हमने ऊपरी लेवल से कीमतें में लगभग 12 से 15% की गिरावट आते हुए देखी है। कल यहाँ यूएस के फर्स्ट क्वार्टर के GDP के नंबर्स आने हैं, उसके पहले वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन कल हमने यूएस की इन्वेंट्री में जो है उम्मीद से ज्यादा गिरावट देखी थी, तो निचले स्तरों पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो वर्तमान लेवल पर बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी एक यहाँ बना सकते हैं, 6,300 की कॉल ऑप्शन 120 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी, 95 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य रहेगा 170 रुपए। ऑप्शन के ट्रेडर हैं, आपको तो 6,300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन हमने S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के गुरदीप सिंह से भी खास बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि क्रूड की चाल आगे क्या रह सकती है और रूस से जो भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात की, आइए सुन लेते हैं। पिछले 1 साल से जिस तरह के ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी दिखी है और ख़ास करके रूस यूक्रेन वॉर के बाद से क्या लग रहा है, क्या इस तरह की वॉलेटिलिटी आने वाले समय में भी जारी रहेगी? अभी तो वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि
पिछले 2-3 महीने में प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हैं और प्राइसेस एक ऐसे लेवल पे आ गई थी कि जिस पे रशिया और सऊदी को प्रोडक्शन कट करना पड़ा प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी जनरली सप्लाई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो पिछले साल था। रिस्क था कि रशियन सप्लाई चली जाएगी मार्केट से, वो मार्केट में है अभी। अब मेन जो फोकस है मार्केट का वो है डिमांड पे और चाइना पे, और सब यही देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जाते हुए चाइना की डिमांड कैसे रिकवर करती है और प्राइसेस बेसिकली उसी पे फैक्टर करके आगे बढ़ेंगे। ओके, S&P 500 का क्या प्राइस का क्या आउटलुक है? ब्रेंट का अगर हम रेंज अगर हम जानना चाहें 2023 के लिए तो क्या लग रहा है? 80 से $90 के आसपास के बीच का दायरा लेकर चले ब्रेंट क्रूड का? सो S&P ग्लोबल में और कंपनीज होंगी जो और लोग होंगे और डिविजन्स हैं जो आउटलुक करती हैं। मैं प्राइस रिपोर्टिंग साइट से हूँ, आई एम अफ्रेड मैं आउटलुक नहीं देता। ओके, अब डिमांड की बात, जैसा आपने कहा कि चाइना को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है पूरा मार्केट, लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जिस तरह से ग्लोबल जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है। तो क्या इससे ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा और उसका सीधा असर डिमांड पर देखने को मिलेगा और वो प्राइसेस पर दबाव बना सकते हैं आने वाले समय में? सो वो प्राइसेस पे ऑलरेडी दबाव बना रहा है और इसीलिए कंट्रीज़ जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई, इसीलिए इतना फोकस चाइना पे है क्योंकि मार्केट बेसिकली फैक्टर इन कर रही है कि ऑलरेडी जो वेस्ट है, जो सेंट्रल बैंक है, ECB है, फेड है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपनी इकॉनमी को कूल करने की कोशिश कर रहा है। उसका असर डिमांड पे होगा। तो मार्केट को ऑलरेडी पता है कि डिमांड जो है कम हो सकती है वेस्ट में, तो जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है वो ईस्ट में है। इस टाइम चाइना ने पिछले साल से जब रीओपन किया है तो चाइना बेसिकली बहुत सारा कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन अभी तक वो उतना कंज्यूम नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कोई एक मर्चेंट रिफाइनर की तरह बहुत सारा कच्चा तेल खरीद के पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उससे बाकी रिफाइनर्स के भी प्रॉफिट में कमी आती है क्योंकि वो मार्केट को फ्लड कर रहा है इतने सारे प्रोडक्ट से। तो असली देखना पड़ेगा कि चाइना बहुत तेल खरीद तो रहा है कच्चा तेल, पर अगर चाइना कंज्यूम करना शुरू करेगा हायर रेट पे, तब जाके मार्केट को कहीं डिमांड से सपोर्ट। ओके सर, अब अगली बात करते हैं रूस को लेकर। G7 कंट्रीज़ के प्राइस कैप के बावजूद रूस के वेस्टर्न पोर्ट्स की जो खबर आ रही थी वहाँ से रिकॉर्ड सप्लाई हो रही है, रिकॉर्ड ऑयल की लोडिंग हो रही है। क्या रूस से सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और भारत और चाइना जैसे बड़े इकोनॉमी में डिस्काउंटेड रेट पे इस तरह के ऑयल का इंपोर्ट होता रहेगा आने वाले समय में? तो जब तक रूस एक्सपोर्ट करेगा और इंडियन रिफाइनर्स हों या चाइनीज़ रिफाइनर्स हों, कोई भी रिफाइनर जो लीगली अलाउड है जिसको ख़रीदना, वो उतना तेल खरीदेगा जितना वो ख़रीद सकता है। तो सरप्राइज़ नहीं होगा कि जो एक बहुत बड़ा क्रूड है रशिया का, यूराल्स नाम है जिसका, वो सारा का सारा इंडिया में आ जाए। ऑलरेडी वो 80-90% इंडिया में आ रहा है। कितने डिस्काउंट पे इंडिया को वो सप्लाई कर रहे हैं? तो हम इसकी एक प्लैट्स S&P ग्लोबल प्लैट्स जो है उसकी प्राइस असेस करता है और अभी जो हम प्राइस असेस कर रहे हैं वो डेटेड ब्रेंट जो दुनिया का बेंचमार्क है उससे करीबन $13 से $14 पर बैरल नीचे खरीद रहा है। और अगर आप कंपेयर करें दुबई क्रूड जो मिडल ईस्ट से जो सारा तेल आता है इंडिया में, तो उससे करीबन $14 से $15 सस्ते में यूराल्स क्रूड। लेकिन अगर शिपमेंट कॉस्ट की बात करें, चलिए $13-14 का हिसाब तो हो गया कि रूस से हम सस्ता मिल पा रहा है, लेकिन अगर शिपमेंट कॉस्ट दुबई से भारत और रूस से भारत, कितना का फ़र्क होगा? इतना ही, क्योंकि जो इंडिया में जो रशियन तेल आ रहा है वो शिपमेंट मिला के आ रहा है, क्योंकि इंडिया खुद नहीं रिस्क लेना चाहता कि वो शिप को चार्टर करे, इंश्योरेंस पे करे। तो सेलर जो हैं वो सब कुछ करके डिलीवर्ड कॉस्ट इंडिया में दे रहे हैं। और मिडिल ईस्ट से जो डिलीवरी और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो करीबन $1 से $2 हो सकती है। तो उसी को मिला के मैं बता रहा हूँ कि करीबन $15 से $16 सस्ते में मिलेगा। ओके, तो ये थे गुरप्रीत सिंह S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। उनसे इनसाइड बातें आपने क्रूड की समझी कि क्या कुछ मार्केट है पूरे क्रूड ऑयल मार्केट का। लेकिन एक और हेज फंड के हेड है वैनगार्ड हेज फंड्स के CIO और प्रेसिडेंट इकोनॉमिस्ट जॉर्ज कॉब से हमने खास बातचीत की और उनसे समझा क्रूड से लेकर बेस मेटल्स तक और साथ ही US फेड का क्या रुक सकता है, उस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। Commodity prices are very volatile in last 3 years, from COVID to Russia and Ukraine war. We have seen such a volatility in commodity prices. Do you think the commodity prices will stabilize in coming months?
I don't think it gonna stabilize in coming months. So what we are witnessing right now, what is happening right now? Right now we are in front of practically crisis, and European and American governments and all governments around the world are practically fighting this crisis with implementing new rules, regulations, printing more money, and all these different operations done on in United States. For example, United States observed, and in United States financial institutions observed that crisis happening in every 10-12 years, and this crisis brings deep problems for 1-2 years, right? Then we restart, and again 10-12 years we have growth, then crisis happens again. My next question would be related to US Fed decisions. We are expecting quarter percentage hike in on 3rd May. What's your expectation, and what are you key points you are observing from Fed decision FOMC meeting? We are observing it very closely. We are practically in daily calls. All heads of all financial institutions, we are practically in daily calls with each other. In short term, of course, we are expecting rising rates, but in medium terms, we are expecting Fed to flip its strategy and start decreasing rates. As soon as Fed will feel chances of crisis, they will start decreasing rates, and it will happen in mid-term. In short term, we are, of course, expecting hikes. China is the real key driver for metal demand. Do you think reopening of China could help the metal sector and the demand will boost up from here on? What's your take on metal sector? Of course, reopening of China will boost demand not only on metal sector but a few other sectors also. Right now, what we are observing in China. China right now has struggled between post-COVID situation and all these different rules they are implementing to somehow sustain COVID. Okay, this is practically issue for Chinese economy and issue for global economy also. As soon as we're gonna see China going full-scale attack mode on economy, it will be huge relief. Energy prices, particularly crude. After OPEC decision, they have cut the production additionally. That will implement from 1st of May. What's your take on energy prices? It could go upward towards $90 again. I'm talking about the Brent crude prices. What's your outlook related to crude prices? This is a very interesting topic because we have invested hugely in energy. We are expecting energy prices to go up. From next month, struggle will start, but main hikes we are expecting in June and July. Main hikes for prices should come in June and July. Next month it will be still struggle, and in June and July it will be huge hikes. ओके, तो एनर्जी प्राइसेस को लेकर आपने आउटलुक सुना। मनोज जैन बने हुए हैं। सबसे पहले अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में कल की मुनाफा वसूली के बाद आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी दिन के दौरान? गोल्ड में निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि जो $1984 का जो सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, वो लगातार होल्ड हो रहा है। कल हमने हालांकि कीमतों को $2000 के नीचे जाते हुए देखा था, लेकिन निचले स्तरों पर जो लगातार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके चलते यहाँ पे फिर एक बार सोने की कीमतों में सपोर्ट जो है वो निचले स्तरों पर आते हुए नजर आएंगे। मेरा मानना है कि अगर थोड़ा डिप मिलता है 59,900-950 के दायरे में, तो वहां पे सोने में फिर एक बार बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 60,400 तक के जो लक्ष्य वो यहाँ रख सकते हैं शाम के सत्र के लिए। स्टॉप लॉस जो एक लगाना है 59,660 का लगाना है। चांदी में यहाँ बाइंग की कोई रणनीति नहीं रहेगी। इनफैक्ट आज चांदी को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बेस मेटल की कीमतों में दबाव है, तो उसका असर यहाँ चांदी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सेशन से लगातार गिरावट है। तो चांदी में कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन सोने में गिरावट में बाइंग की सलाह रहेगी। गैस कल तेज गिरावट दिखी मनोज जी, आज हल्की रिकवरी है, क्या करने चाहिए, क्या भरोसा करें इस पर? काफी वॉलेटाइल काउंटर है, कोई ऑप्शन में अगर ट्रेड है तो वो बता दीजिए एनजी के लिए। नेचुरल गैस में भी यहाँ पे जिस तरफ से जो इकोनॉमिक रिसेशन को लेकर के चिंताएं उभरती हुई नजर आई, उसके चलते हमने गिरावट देखी थी। और कल जो गिरावट है वो 6% से भी अधिक की थी। अगर यहाँ पे कोई रणनीति बनानी है तो 200 की जो कॉल ऑप्शन लगभग ₹9 के आसपास ट्रेड हो रही है,
वो अगर यहाँ पे 7 रुपए के आसपास मिले तो लेना चाहिए। 4 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर में 12 से 14 रुपए तक के जो लक्ष्य है वो लेकर के चल सकते हैं। यानी 200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन गिरावट पर आपको खरीदने की सलाह मनोज जी दे रहा है। बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज भी दबाव दिख रहा है, हालांकि परसों की गिरावट के बाद कल हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन फिर से दबाव दिख रहा है 735 रुपए के आसपास। कॉपर एल्युमिनियम 206 के आसपास, जिंक पर भी दबाव है 5% नीचे 234 के आसपास। लेट सपाट है 182 पे। कुछ पसंद आ रहा है मनोज जी आज? अगर मेटल में किसी को ट्रेड करना है तो क्या होगा टॉप ट्रेड आज के लिए? बेस मेटल्स में यहाँ पे लेट वायदा अगर वो 183.50 आता है तो बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो लक्ष्य लगाना है वो 180.50 का रखना है और एक स्टॉप लॉस 185 का यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। ये जो कॉल है ये मई वायदा के लिए रहेगी। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मसालों पर नजर डालते हैं। जीरा देखिए 3% ऊपर है 41,880 पे। एनसीडीएक्स जीरा का मई वायदा। धनिया और हल्दी इन दोनों पर दबाव दिख रहा है। हमारे साथ महावीर गुप्ता जी हैं, फालोदी ट्रेडर्स से राजस्थान से जुड़ गए हैं। महावीर जी, क्या लग रहा है, जीरे की तेजी वापस से फिर से आ गई है? क्या क्या हो रहा है? ग्राउंड की क्या स्थिति है? किस तरह के अराइवल्स के डेटा है और डिमांड किस तरह की है? जीरे में जैसे मैंने पहले ही बताया था सर, फंडामेंटल बहुत मजबूत है। अराइवल लगातार कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। अभी भी सभी जगह की डिमांड एक्सपोर्ट में भी अच्छी है, डोमेस्टिक भी अच्छा है, मसाला वालों की डिमांड भी है, तो पूरा सकारात्मक है। जीरे में कम होने का चांस है नहीं। थोड़ा बहुत जो भी रिएक्शन आता है वो प्रॉफिट बुकिंग का आता है, लेकिन उसके बाद वापस जीरा बहुत तेज गति से बढ़ता है। ये लगातार हम देख रहे हैं और आज इस मुकाम पर आया है। तो मैंने पहले भी यही कहा था कि जीरा में फंडामेंटल बहुत मजबूत है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जीरा में अभी और अच्छा भाव देखने को मिल सकता है। महावीर जी, एक और आपसे मेरा सवाल होगा कि किस तरह की क्वालिटी आ रहे हैं? अभी जो मंडियों में आवक है जीरे की, उसकी क्वालिटी किस तरह की है? क्वालिटी में दोनों तरह का आ रहा है सर। ओके, दोनों के लेवल बराबर है। हल्का माल भी चल रहा है, बिक्री में जा रहा है, और अच्छा माल भी जा रहा है। हल्के माल और अच्छी क्वालिटी के बीच के भाव का क्या फर्क है महावीर जी? अभी लगभग ये मान के चलिए आप 80 से 100 रुपए किलो का फर्क है। जो रेन डैमेज हो गया है, जो बरसात से भीग गया है, ओके, वो माल 100 रुपए 80 से 100 रुपए कम बिकता है। तो 80 से 100 एक बड़ा गैप हो गया सर, काफी बड़ा गैप। 325 रुपए बिक रहा है, ये 400 रुपए बिक रहा है। अच्छा माल 400 410 रुपया वो गैप है। ओके सर, धनिया में क्या हो गया? कोई तेजी नहीं आ रही है क्या? अराइवल का प्रेशर है या कुछ और है? कुछ क्या लग रहा है, कितनी गिरावट और धनिया में संभावना है? बिल्कुल इससे उलट हो रहा है। धनिया में लेवल कम है, अराइवल ज्यादा है, और पूरा दबाव एनसीडीएक्स पर है कि वो डिलीवरी लोग दे रहे हैं, माल एनसीडीएक्स में बेच रहे हैं, तो अभी इसमें कोई चांस लग नहीं रहे। अभी मई का जो प्रथम और द्वितीय सप्ताह यानी दोनों सप्ताह, मई के पहले दोनों सप्ताह काफी और वीक होने की संभावना है। ओके ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मनोज जी भी हैं, उनसे भी टेक्निकली पूछ लेते हैं कि जीरा और धनिया क्या ट्रेड करना चाहिए। मनोज जी, यहाँ पर जीरे में फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, लेकिन हमने 38,800 तक के लोज बनते हुए देखे थे और अभी 42,000 पर फिर कीमतें जो है वो ट्रेड हो रही है। 42,400-500 के दायरे में फिर एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। धनिया में अभी कोई रणनीति नहीं रहेगी क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर यहाँ लगातार जारी है। तो मई महीना जो है धनिया 6,200 से 6,600 के दायरे में बना रह सकता है। तो एक दायरे का ट्रेड धनिया में देखने को मिलेगा। छोटा जवाब दीजिए सर, ग्वार में क्या करना चाहिए? लगातार गिरावट दिख रही है। ग्वार सीड में यहाँ पे 5,400 5,350 के दायरे में सपोर्ट आ सकता है। एक बड़ी गिरावट हमने देखी है, तो अब इन लेवल्स पर बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। ऊपर में हम देख रहे हैं कि 5,600 के ऊपर कीमतें टिक नहीं पा रही है, तो यहाँ भी एक दायरा 5,350 से 5,600 अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी।